नमस्कार मित्रों, पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसे यहाँ पे मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था संविधान सभा को लेकर, संविधान के इतिहास को लेकर, संविधान किस प्रकार से बना हमारा, क्या कंडीशन रही, किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ, इन सब बातों को हम जान रहे थे। और इससे संबंधित मैंने एक वीडियो पहले अपलोड कर दिया था। उसमें मैंने सामान्य प्रस्तावना तैयार की थी कि इस बुक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या नहीं पढ़ने वाले हैं, और थोड़ा सा हमने उसमें चर्चा की थी। मैं आपको यहाँ पर फिर से बता दूँ, इस सीरीज़ के अंतर्गत मैं आपको संविधान के इतिहास के बारे में पढ़ा रहा हूँ। मतलब संविधान का इतिहास से संबंधित जो बुक मेरे पास है उसको मैं यहाँ पर रिकॉर्ड आपके सामने कर रहा हूँ। जो बात समझाने की है वो बात मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। संविधान को जानने की इच्छा रखने वाले, संविधान में रुचि रखने वाले हर एक विद्यार्थी को, हर एक व्यक्ति को संविधान का इतिहास ज़रूर जानना चाहिए। किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ, किस प्रकार से क्या प्रोसेस रही, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर देख रहे हैं। मैं ये वीडियो बहुत दिनों बाद में रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है और जब मैं रूम के अंदर इसको रिकॉर्ड करता हूँ तो गर्मी लगती है, क्योंकि कमरा में पंखा वगैरह मैं चला नहीं सकता हूँ। क्योंकि मैं यदि पंखा चलाता हूँ, कूलर चलाता हूँ तो उसकी जो आवाज़ होती है वो वीडियो रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो जाती है, जिससे आपको वो सही से सुनाई नहीं देगा। इस कारण से, और मैंने उस समय कहा था कि अगला वीडियो जो भी होगा वो 15 से 20 मिनट का होगा, लेकिन ये वीडियो मेरा बड़ा होगा क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो गर्मी की वजह से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। जो भी वीडियो देख रहे हैं वो रेगुलर इस वीडियो को देखते रहे और जानकारी बढ़ाते रहे, क्योंकि जब अच्छा मौसम रहता है, ठंडा मौसम रहता है, उसी समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर पाता हूँ। ठीक है। और इसके साथ में मैं आपसे एक और स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप आराम से संविधान निर्माण के इतिहास के बारे में जान सको। इसमें मेरा अपना कोई वो नहीं है, मेरा सिर्फ इतना सा है, जो लोग संविधान को जानने में, पढ़ने में रुचि रखते हैं उनको संविधान के निर्माण के इतिहास पता होना चाहिए। ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं शुरू करता हूँ आज का हमारा वीडियो। यहाँ से संविधान सभा बीज से वृक्ष की ओर योग्य, ये जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है। योग्य से योग्य वकील भी एक साथ बैठकर इस काम को पूरा नहीं कर सकते। किस काम को? संविधान निर्माण के काम को। छोटी छोटी समितियों द्वारा विभिन्न हितों के बीच संतुलन स्थापित करने और इसे संविधान निर्माण कह देने से भी यह काम नहीं किया जा सकता। यह काम विदेशी सत्ता के अधीनस्थता में तो कभी पूरा नहीं किया जा सकता। मतलब संविधान निर्माण का काम विदेशियों के अधीन रहते हुए तो किसी भी हालत में पूरा नहीं किया जा सकता। ये कहना है जवाहरलाल नेहरू जी का। इस काम को कारगर ढंग से, अच्छी तरह से तभी पूरा किया जा सकता है जब राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां मौजूद हो तथा इसकी प्रेरणा और आग्रह के पीछे जनता खड़ी हो। ये कहना है जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक है। इस सत्य को सबसे पहले गांधी ने वाणी दी थी कि भारत की जनता को अपनी नियति स्वयं गढ़नी होगी। भारत की जनता को अपना भविष्य, अपना नियति स्वयं को बनानी होगी। ये कह दिया था किसने? महात्मा गांधी ने। क्योंकि भारत जनता के हाथों में आकर ही अपना स्व हासिल कर सकता है। गांधी जी ने 1922 में कहा था कि स्वराज ब्रिटिश संसद का तोहफा न होकर भारत की जनता द्वारा अपनी मर्जी से चुने गए प्रतिनिधियों से उद्धृत होना चाहिए या फिर निर्मित होना चाहिए, लागू होना चाहिए। 24 वर्ष बाद जब संविधान सभा का उद्घाटन सत्र शुरू होने वाला था तो इन शब्दों की गूंज एक बार फिर से सुनाई दी। अगर कुछ लोग यह मान रहे थे कि सभा का जन्म इन्हीं शब्दों की कोख से हुआ है तो बाकी लोगों को भी इस बात में कतई संदेह नहीं था कि संविधान सभा का औचित्य गांधी के इसी उद्गार में छिपा हुआ था, जो महात्मा गांधी जी ने कहा कि ये भारत का जो ये निर्माण है वो भारत के लोगों को ही करना पड़ेगा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी आधिकारिक नीति में संविधान सभा की मांग 1934 में शामिल की थी। कांग्रेस ने अपनी मांग में कब शामिल किया संविधान सभा को? 1934 में प्रथम बार, ये ध्यान में रखना है। कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने 1933 में जारी श्वेत पत्र को इस आधार पर अस्वीकार करते हुए कि वह भारतीय जनता की इच्छा को अभिव्यक्त नहीं करता है, यह घोषणा की थी। श्वेत पत्र का एकमात्र संतोषजनक विकल्प यही है कि वयस्क मताधिकार ही किसी आधार पर निर्वाचित वयस्क मताधिकार या ऐसे किसी आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा ही संविधान की रचना की जाए। एक संतोषजनक विकल्प हो हमारे सामने वयस्क मताधिकार का, या फिर ऐसे किसी आधार पर एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए, ये कहना था कांग्रेस का उस समय। यदि आवश्यक हो तो महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक समूहों को उनके अपने निर्वाचकों द्वारा प्रतिनिधि चुनने की शक्ति प्रदान की जाए। यदि अल्पसंख्यक है और यदि उनके प्रतिनिधि संविधान सभा में किसी कारण से शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो उनको भी उनके प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसके बाद कई प्रांतों की विधानसभाओं में 1937 में केंद्रीय विधानसभा तथा फैजपुर, हरिपुर, त्रिपुरा ये अंत में 1945 के शिमला सम्मेलन में कांग्रेस इस बात को लगातार दोहराती रही कि भारत एक ऐसे संविधान को ही स्वीकार कर सकता है जिसकी रचना जनता ने स्वयं की हो और जिसमें विदेशी सत्ता का कोई हस्तक्षेप नहीं हो। दूसरा विश्व युद्ध के दौरान भारतीय जनता का रवैया अधिकतर मुखर होता गया। वह अपनी नियति को अपने हाथों में लेने के लिए तत्पर दिख रही थी। भारतीय जनता उस समय के एक प्रखर पर्यवेक्षक के मुताबिक स्वतंत्रता के समय भारत की जनता के मन में राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय गरिमा की चेतना पैदा हो चुकी थी और वह स्वयं को एक संगठित इकाई तथा खुद को वयस्क मानने लगी थी कि हम हमारी नियति खुद तय करेंगे, हम हमारे भविष्य का निर्माण खुद करेंगे, हम हमारे भविष्य का क्या किस प्रकार से होगा उन सब का निर्माण हम खुद करेंगे, यह सोचने लगी थी भारतीय जनता। स्वतंत्रता अभी तक एक आदर्श और ध्येय की तरह रह रही थी, लेकिन अब वह सार्वजनिक जीवन का एक तथ्य बन चुकी थी कि अब हमको स्वतंत्रता प्राप्त करनी ही होगी और हमारा खुद का संविधान हमको बनाना ही होगा। पहले की तुलना में भारत के जनमानस की मनोदशा कुछ ऐसी थी कि वह एक स्वरचित संविधान ही स्वीकार कर सकता था। इसके परिणाम स्वरूप दिसंबर 1946 में एक संविधान सभा आहूत बुलाई गई जो जनता को समस्त शक्ति और प्राधिकार का स्रोत मानती थी। इसी सभा ने आगे कदम बढ़ाते हुए अंततः भारतीय जनता को स्वरचित संविधान प्रदान किया था। संविधान का यह प्रमुख कारण रहा। भारतीय जनता संविधान की मर्यादा का उल्लंघन करने से बचती रही है। वह इसे गर्व के साथ देखती है क्योंकि उसने इसकी रचना स्वयं की थी। भारत की जनता कभी भी संविधान का उल्लंघन नहीं करती है। भारत की जनता हमेशा संविधान का पालन करती है और कभी उसका उल्लंघन नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि भारतीय जनता ये सोचती है कि इस संविधान को हमने स्वयं ने बनाया है और इसका पालन भी हमको स्वयं को करना होगा। और चूंकि जनता ने इसे स्वयं लिपिबद्ध किया था, लिपिबद्ध मतलब होता है लिखना, इसलिए वह उनकी ज़रूरतों के हिसाब से ज़्यादा उपयुक्त बैठता था। सभा के कार्यों पर दृष्टिपात करने से पहले उसके निर्माण की प्रक्रिया तथा कार्यशैली के बारे में जानना उपयुक्त होगा, क्योंकि इसके बिना यह नहीं समझा जा सकता कि एक निकाय के रूप में संविधान सभा कितनी विलक्षण चीज़ थी। एक इकाई, एक संगठन के रूप में संविधान सभा कितनी विलक्षण चीज़ थी। संविधान सभा मुख्यतः एक दलीय सभा थी जिसका संचालन
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे बड़े जन आधार वाली पार्टी के हाथों में था, लेकिन वह समूचे भारत का प्रतिनिधित्व करती थी और उसकी अंदरूनी निर्णय प्रक्रिया भी लोकतांत्रिक थी। पार्टी के नेताओं का संघीय सरकार तथा सभा में गहरा प्रभाव था। अपने करिश्माई आकर्षण के कारण जनता के बीच उनका जबरदस्त असर था। हालांकि विचार और व्यवहार के स्तर पर सभा के साधारण सदस्य इन नेताओं का अविकल समर्थन करते थे, परंतु कभी कभार साधारण सदस्य उन्हें नियंत्रित करने से भी नहीं हिचकते थे। यानी कि ये जो मुख्य नेता है उनको सामान्य सदस्य भी आवश्यकता पड़ने पर रोकते थे, उनको टोकते थे, उनको समझाने का प्रयास करते थे कि ये कार्य इस प्रकार से नहीं किया जाना चाहिए। इससे पहले अध्याय में संविधान सभा की उत्पत्ति का जायजा लेने के अलावा यह समझने का प्रयास भी किया गया है कि भारत की नीतिक निर्माण में इन सदस्यों ने किस रीति या नीति का प्रयोग किया। अब हम यहाँ से देखते हैं संविधान सभा की उत्पत्ति और गठन, किस प्रकार से हुआ संविधान सभा का निर्माण, किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से इसका गठन हुआ। जैसा कि हम देख चुके हैं कि युद्ध की समाप्ति के बाद, युद्ध की समाप्ति पर भारत संविधान सभा के लिए सन्नद्ध हो चुका था, तैयार हो चुका था। उसका नेतृत्व इसकी मांग करने लगा था। गांधी 1934 के दौर के संदेह शंकाओं से मुक्त हो चुके थे और सभा के पक्ष में आकर्षित होने की घोषणा कर चुके थे। इसमें भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि ब्रिटेन के प्रतिनिधि के तौर पर सर स्टुअर्ट क्रिप्स भी इस विचार से सहमत थे कि भारतीय संविधान की रचना भारतीय जनता के एक निर्वाचित निकाय के द्वारा ही की जानी चाहिए। यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा निर्मित एक इकाई का मतलब एक सभा के द्वारा ही किया जाना चाहिए। ये मानना था स्टुअर्ट क्रिप्स का। आत्मनिर्णय की दिनों दिन मजबूत होती मांग को इस तथ्य से भी बल मिल रहा था कि युद्ध की अवधि में भारत की स्थिति कई क्षेत्रों में सशक्त मजबूत हो चुकी थी। उसका उद्योग तंत्र फल फूल रहा था। जनता का एक बड़ा हिस्सा प्रशिक्षण लेकर सशस्त्र हो चला था और जनता के मन में एकता की भावना भी प्रबल हो चुकी थी। इन चीज़ों के साथ एक संयोग यह घटित हो रहा था कि फिलिस्तीन विवाद में उलझने तथा घरेलू मोर्चे पर युद्ध की बढ़ती थकान के कारण भारत में ब्रिटिश ताकत कमज़ोर पड़ने लगी थी। इन परिस्थितियों के मद्देनज़र लेबर पार्टी की नवनिर्वाचित सरकार ने सितंबर 1945 में भारत के संविधान की रचना के लिए एक निकाय गठित करने की घोषणा कर दी। लेबर पार्टी की जो नवनिर्वाचित सरकार बनी थी ब्रिटेन में, उसने सितंबर 1945 में भारत में एक संविधान सभा के निर्माण की घोषणा कर दी थी। सरकार का अंतिम निर्णय यह आया कि सर्दियों में राष्ट्रीय चुनाव कराए जाए संविधान सभा के लिए, ताकि संविधान सभा के गठन में प्रांतों के नवनिर्वाचित सभाएं निर्वाचित निकायों के रूप में भाग ले सके। इस स्थिति से आगे कदम बढ़ाते हुए लंदन स्थित सरकार ने जनवरी 1946 में एक संसदीय शिष्टमंडल भारत के लिए रवाना किया, जिसने सरकार को यह रिपोर्ट भेजी कि भारत में आज़ादी की लहर दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जो ये 1946 में एक संसदीय मंडल भारत में भेजा गया था ब्रिटेन से, उसने भारत में आकर ब्रिटेन की सरकार को यह रिपोर्ट दी कि भारत में अब आज़ादी की लहर दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बहुत मेहनत से, बहुत लगन से संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ पर आज़ादी की लहर दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जो ये संसदीय शिष्टमंडल भारत आया था 1946 में, उसने ब्रिटेन की सरकार को यहाँ किस प्रकार से रिपोर्ट दी। मार्च के महीने में सरकार ने भारत में एक कैबिनेट स्तरीय दल भेजा। कैबिनेट मिशन नई दिल्ली में इस संकल्प के साथ उतरा कि वह भारत में वायसराय को एक ऐसी मशीनरी स्थापित करने में मदद करेगा जिसके द्वारा भारत की जनता स्वयं अपने संविधान की रचना कर सके। कैबिनेट मिशन का एक अन्य उद्देश्य कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते का एक ऐसा रास्ता निकालना भी था जिसके आधार पर भारत के विभिन्न समुदायों को संवैधानिक दृष्टि से एकजुट रखा जा सके। यह एक
ऐसा काम था जिसे गैर भारतीयों को अपने हाथ में लेना ही नहीं चाहिए था। हिंदू मुस्लिम एकता की जो बात कैबिनेट मिशन सोच रहा था, उसको इस बात को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था विदेशी सत्ता को। इसकी विफलता पहले से तय थी। जो सोच रहे थे कि हम भारत में हिंदू और मुसलमानों में एकता करवा देंगे, तो ये उनका सोचना गलत था, क्योंकि ये एकता नहीं हो सकती थी। उनकी इस योजना का, इस प्लानिंग का, उनके इस विचार का विफल होना पहले से तय था। मुसलमानों और ख़ास तौर पर हिंदुओं के बीच टकराव एक पुरानी बात थी। 19वीं शताब्दी के दूसरे और तीसरे दशकों में एक टकराव के कारण सांप्रदायिक तनाव खासा तल्ख हो गया था, मजबूत हो गया था। मुसलमानों को अब तक अंदर ही अंदर सुलग रहे असंतोष को मोहम्मद अली जिन्ना ने मूर्त रूप दिया। जिन्ना ने डगमग करती मुस्लिम लीग में जान फूंक दी और मुसलमानों के कुछ वास्तविक और कुछ काल्पनिक हितों की दावेदारी करते हुए उसे सत्ता प्राप्ति का साधन बना दिया। मुस्लिम हितों की इस दावेदारी में जिन्ना ने दो राष्ट्र सिद्धांत को मुस्लिम राजनीति के पूर्व आधार की तरह पेश किया। यह सिद्धांत कहता था कि सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से मुसलमान एक विशिष्ट समूह का निर्माण करते हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से यहाँ पर आप ये भी समझ ले कि पाकिस्तान का निर्माण या फिर यह कहे कि भारत का विभाजन पाकिस्तान और भारत के रूप में जो हुआ वो किस आधार पर हुआ, किस आधार पर जिन्ना ने पाकिस्तान निर्माण की मांग की, तो वो आधार था सांस्कृतिक और धार्मिक। सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से मुसलमान एक अलग विशिष्ट समूह का निर्माण करते हैं। वे न हिंदू है और न भारतीय। मुसलमान न हिंदू है और न भारतीय, और सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से एक विशिष्ट समूह का निर्माण करते हैं। ये कहना है किसका? मोहम्मद अली जिन्ना का। इसलिए अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्हें एक स्वतंत्र राज्य हासिल करना चाहिए। हमारी सांस्कृतिक परंपरा को, हमारी धार्मिक दृष्टि को बनाए रखने के लिए हमको एक स्वतंत्र राज्य चाहिए। ये किसने कहा? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मित्रों, मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूँ कि यदि आपने शुरू से लेकर अंतिम समय तक पूरा वीडियो देखा और इसके बाद में भी आने वाले पूरे वीडियो आपने देखे, तो आपको पता लग जाएगा किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ और किस प्रकार से भारत का विभाजन हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही रोचक जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी। आप घूमते फिरते ईयरफोन लगाकर भी आराम से ये सब चीज़ें देख सकते हो, सुन सकते हो, जो कि आपको बहुत आसानी से मिल रही है। मैं बहुत गर्मी में ये सब कुछ सहन करते हुए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि ताकि उन लोगों को वो जानकारी मिल जाए जो शायद उनको नहीं मिली हो अब तक, जो संविधान को समझने में या फिर संविधान को जानने की इच्छा रखते हैं, रुचि रखते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। मुस्लिम लीग हिंदुओं पर अविश्वास करती थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठन के विरोध में खड़ी थी, जबकि हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग मुसलमानों का एक हिस्सा और अन्य भारतीय कांग्रेस का समर्थन करते थे। कांग्रेस का संगठन भी लीग से कहीं ज़्यादा बड़ा था। कांग्रेस का नेतृत्व जहां संविधान सभा और आत्मनिर्णय की मांग कर रहा था, वही जिन्ना की लीग इस विचार का उपवास उड़ाती थी। कांग्रेस की शक्ति नियंत्रित करने के लिए लीग ब्रिटिश राज की खैर ख्वाह बनी हुई थी, क्योंकि वह कांग्रेस की सत्ता को हिंदुओं के वर्चस्व का पर्याय मानती थी। मुस्लिम लीग का या फिर मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि जो कांग्रेस ये है जो हिंदुओं का ही प्रतिनिधित्व करती है, मुसलमानों का ये कुछ नहीं करने वाली, मुसलमानों के हित में ये कुछ नहीं करने वाली है, ये केवल सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का ही प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा मानना था मोहम्मद अली जिन्ना का। लीग ने संविधान सभा का समर्थन करने के बजाय 1940 में यह मांग रखी कि स्वतंत्रता से पहले मुसलमानों को स्वायत्त क्षेत्रों का अभयारण्य प्रदान किया जाए, एक अलग स्वतंत्र क्षेत्र प्रदान किया जाए भारत के स्वतंत्र होने से पहले मुसलमानों के लिए। जिन्ना ने 1945 में एक नया कदम उठाते हुए कहा कि भारत में 2 संविधान सभाओं का गठन किया जाना चाहिए। देख लो मोहम्मद अली जिन्ना की दिमाग की खुरापाती कहें तो किस प्रकार से इस बंदे ने एक अखंड भारत का खंड कर दिया। बड़ा दुख होता है। अखंड भारत हमारा, इसको बचाए रखने की जिम्मेदारी हम भारतीयों की है, हम पढ़े लिखे समझदार लोगों की है, बुद्धिजीवी की है। यदि अभी हम नहीं समझे ना, तो भारत के
टुकड़े करने वाले तैयार बैठे, लेकिन हम मजबूत रहे तो किसी की हिम्मत नहीं जो भारत का कोई टुकड़ा कर सके, कोई भारत की 1 इंच ज़मीन भी छीन सके, यदि हम मजबूत रहेंगे तो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जिन्ना ने 1945 में कदम उठाते हुए कहा कि भारत में 2 संविधान सभाओं का गठन किया जाना चाहिए, एक हिंदुस्तान के लिए और दूसरी पाकिस्तान के लिए। वो ब्रिटिश सत्ता को तब तक मौजूद रहना चाहिए जब तक न्याय यानी मुसलमानों के साथ का तकाजा पूरा ना हो जाए, यानी मुसलमानों के साथ में न्याय नहीं हो जाए तब तक ब्रिटिश सत्ता भारत में बनी रहे। अर्थात जिन्ना का साफ साफ कहना है कि जब तक मुसलमानों को अलग से कुछ राज्य क्षेत्र नहीं मिल जाए, स्वतंत्र रूप से उनको भी कुछ अलग क्षेत्र नहीं मिल जाए सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए, तब तक ब्रिटिश सत्ता भारत में बनी रहे। यानी आज़ादी तब मिलनी चाहिए जब संविधान की रचना और 2 राष्ट्रों की स्थापना का काम पूरा हो जाए। कांग्रेस का दृष्टिकोण लीग से उलट था, विपरीत था। उसका मानना था कि भारत के लोगों का धर्म चाहे जो हो पर उनका राष्ट्र एक ही है और इस लिहाज से सब भारतीय हैं। ब्रिटेन को भारत से तुरंत हाथ खींच लेनी चाहिए, ब्रिटेन को तुरंत भारत से चला जाना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारत की जनता अपने मतभेदों का निपटारा और अपने भविष्य का निर्माण खुद कर लेगी। ब्रिटिश सरकार को यहाँ से चले जाना चाहिए भारत को स्वतंत्र करके, उसके बाद में हमारा जो भी विवाद होगा घर का हम खुद निपटा लेंगे। ये मानना था उस समय पर भारतीय जनता का। कांग्रेस का मानना था कि भारत को एक अखंड राष्ट्र होना चाहिए और उसका संविधान एक ही होना चाहिए। उसके अनुसार संविधान सभा में सभी समुदाय के अधिकारों की रक्षा की जाएगी और उन्हें जहां तक संभव होगा हर प्रकार की स्वायत्तता स्वतंत्रता दी जाएगी, परंतु अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए भारत को एक सामाजिक क्रांति की दरकार है, जिसके लिए हर तरफ से एक मजबूत सरकार चाहिए। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्यों को इन्हीं विचारों के बीच समझौते का रास्ता निकालना था। भारत का बंटवारा नहीं होगा, लेकिन केंद्र सरकार की सत्ता केवल विदेशी मामलों, संचार और प्रतिरक्षा तक ही सीमित रहेगी। प्रांतों को भौगोलिक रूप से 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें एक समूह मुस्लिम, दूसरा हिंदू बहुल होगा और जबकि तीसरे समूह में हिंदुओं और मुसलमानों की आबादी लगभग बराबर रहेगी। अखिल भारतीय संविधान सभा के प्रांतीय प्रतिनिधि सभा की शुरुआती बैठक के बाद अपने अपने प्रांतों या जरूरत पड़ी तो पूरे समूह का संविधान बनाने के लिए समूहों की सभाओं में भाग लेंगे। कैबिनेट मिशन योजना में ये स्पष्ट नहीं किया गया था कि केंद्र सरकार के लिए आरक्षित किए गए 3 विषयों के अलावा प्रांतीय संविधान के अंतर्गत सरकार के कौन से दायित्व निश्चित किए जाएंगे। इस कार्य को पूरा करने के बाद प्रतिनिधि समूहगत संविधान सभाओं से मुक्त होकर राष्ट्रीय संविधान की रचना के लिए अखिल भारतीय सभा में भाग लेंगे। कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना 16 मई 1946 को सार्वजनिक कर दी। विस्तृत वार्तालाप के एक अंतहीन दौर के बाद जून के आखिर में लीग और कांग्रेस दोनों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया, कैबिनेट मिशन की योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन निजी और सार्वजनिक स्तर पर दोनों पक्ष अपनी अपनी आपत्ति दर्ज करते रहे। जिन्ना ने कैबिनेट योजना को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि समूह बनाने की अनिवार्यता में पाकिस्तान की बुनियाद निहित थी कि पाकिस्तान का अलग से निर्माण किया जाएगा। ये कैबिनेट मिशन योजना में शामिल था, उनका जो रिपोर्ट थी उसमें, और इसे मुस्लिम लीग को लगता था कि अंततः इसका परिणाम स्वतंत्र पाकिस्तान के रूप में निकलेगा। योजना के संबंध में कांग्रेस की स्वीकृति ब्रिटेन और लीग द्वारा स्वीकार किए गए कुछ निश्चित प्रावधानों की निजी व्याख्या पर आधारित थी। यह समझौता जुलाई के पूरे महीने में कायम रहा। यह समय इतना पर्याप्त था कि इस बीच कैबिनेट के मिशन योजना के कुछ प्रावधानों के तहत संविधान सभा का चुनाव संपन्न हो गया। वयस्क मताधिकार और बोझिल और ढीला करार देते हुए योजना में यह प्रावधान किया गया था कि सभा का चुनाव प्रांतीय विधायिकाओं द्वारा किया जाए। कांग्रेस इस फैसले को स्वीकार करके लंबे समय से चली आ रही अपनी उस मांग से पीछे हट गई कि संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होना चाहिए। सभा में प्रांतों के प्रतिनिधित्व का आधार वहां की जनसंख्या को बनाया गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर संविधान सभा में चुना जाएगा एक क्षेत्र से। इस प्रकार का आधार वहां पर बनाया गया था। ये यहाँ पर सामने आ भी रहा लिखा हुआ। इस प्रकार 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निश्चित किया गया।
विधायिकाओं के मुसलमान, सिख और सामान्य हिंदू तथा अन्य समुदाय सदस्यों को प्रांतों में उनकी आबादी तथा प्रांतीय डेलीगेशन में उनके अनुपात के आधार पर अपने अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार दिया गया। कैबिनेट योजना के अनुसार संविधान सभा में रजवाड़ों यानी कि देशी रियासतों से को 93 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। संविधान सभा में देशी रियासतों से 93 सदस्य आए थे, लेकिन प्रतिनिधियों के चयन का विशेष सभा और रजवाड़ों के शासकों को आपसी सहमति पर छोड़ दिया गया कि ये जो 93 सदस्य आएंगे देशी रियासतों से, इनका चुनाव वहाँ के राजा करेंगे, वहाँ की जनता करेगी। बहरहाल सभा का चुनाव तो हो चुका था, परंतु अभी उसका कोई सत्र शुरू नहीं हो पाया था। जिन्ना को मिशन योजना थोड़ी बहुत ही पसंद थी। इस संबंध में कांग्रेस की स्वीकृति तो और सशर्त थी। समूहीकरण के बारे में नेहरू के असावधान और अवांछनीय बयानों तथा सभा में कांग्रेस की मंशाओं का बहाना बनाकर जिन्ना ने अपनी स्वीकृति वापस ले ली और लीग के प्रतिनिधियों से सभा का बहिष्कार करने के लिए कह दिया। मुस्लिम लीग का यह बहिष्कार कभी खत्म नहीं हुआ। सभा में लीग के प्रतिनिधियों ने बहिष्कार को इसलिए वापस ले लिया था क्योंकि विभाजन के बाद वे भारत में रह गए थे। कुछ लोग जैसे मुस्लिम लीग ने तो संविधान सभा का विरोध कर दिया था, उसने तो छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी जो लोग भारत में रह गए थे मुस्लिम, उन लोगों ने तो संविधान सभा में भाग लिया ही था। अब आप ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम लीग ने तो बहिष्कार कर दिया फिर मुसलमान कैसे आए संविधान सभा में, ऐसा नहीं है। मुस्लिम लीग के अलावा भी कुछ मुसलमान भारतीय ऐसे थे जो भारत में रहना चाहते थे, तो वो उनमें योग्यता थी, चुने गए तो वो संविधान सभा में भी शामिल हुए, संविधान सभा के मेंबर भी बने। कैबिनेट मिशन विफल हो गया था। वह इसलिए विफल हुआ क्योंकि लीग और कांग्रेस के बीच मेल मिलाप की गुंजाइश खत्म हो गई थी। ब्रिटेन के तीसरे पक्ष के रूप में मौजूद रहने तक यह बात कभी संभव ही नहीं हो सकती थी, क्योंकि दोनों पक्ष कभी एक दूसरे की शिकायत करने के लिए उसका दरवाजा खटखटा सकते थे। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य मुस्लिम और गैर मुस्लिम भारत को बेशक एक न रख पाए हो, जो वस्तुतः एक ऐसा काम था जिसे संभवतः केवल भारतवासी ही कर सकते थे। हिंदू और मुसलमानों को एक रखने का काम उस समय पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय ही कर सकते थे। ब्रिटेन का कोई मेंबर, ब्रिटेन कोई संगठन, ब्रिटेन का कोई मिशन नहीं कर सकता था ये काम तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोग ही कर सकते थे। किंतु मिशन के कुछ प्रयास भारत की संविधान सभा में जरूर शामिल कर लिए गए। अगस्त 1946 में यह सब चीज़ें भविष्य के गर्भ में थी। भारत आज़ादी की ओर कदम बढ़ा रहा था, परंतु समस्या यह थी कि कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार कांग्रेस और लीग को संविधान सभा में एक साथ कैसे लाया जाए। कैबिनेट मिशन चाहता था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक जगह बैठ जाए और संविधान का निर्माण कर ले, संविधान सभा का गठन हो जाए। लेकिन समस्या ये थी कि किस प्रकार से कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार इनको एक जगह लाया जाए, किसको, मुस्लिम लीग को और कांग्रेस को। और अंतरिम सरकार के गठन में दोनों का सहयोग कैसे प्राप्त किया जाए। वायसराय वेवेल 1946 की गर्मियों में पतझड़ के दौरान अलग अलग नजरियों और शंकाओं को दूर करने में उलझे रहे। इन दिक्कतों का सामना कैबिनेट मिशन को भी करना पड़ा। अब मिशन की विदाई के बाद जुलाई में वही समस्याएं फिर उभर आई थी। इस बीच कांग्रेस ने मूल अधिकारों की रूपरेखा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन कर लिया था और वह सभा के सत्र बुलाने की योजना पर काम कर रही थी। वायसराय के निमंत्रण पर कांग्रेस ने अंतरिम सरकार का गठन कर लिया था। वायसराय को कार्यकारी परिषद के उपसभापति होने के नाते नेहरू को इस सरकार का मुखिया या प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। वायसराय की कार्यकारी परिषद के उपसभापति होने के नाते नेहरू को इस अंतरिम सरकार का मुखिया या फिर प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मुस्लिम लीग ने सभा से दूरी बनाए रखी। उसने पहले तो अंतरिम सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में उसकी राय बदल गई और वह सरकार को अंदर से विफल करने के इरादे से सरकार में शामिल हो गई। कौन? मुस्लिम लीग के मेंबर। वेवेल की स्थिति त्रिशंकु जैसी थी। भारत की एकता और शांति के लिए वे न कांग्रेस या लीग से मनोहार कर सकते थे और न उन पर दबाव डाल सकते थे।
इससे ज़्यादा अहम बात यह थी कि दोनों पक्षों के सहयोग के बिना वेवेल संविधान सभा का सत्र भी आयोजित नहीं कर सकते थे। एक समय जब अंतरिम सरकार ने सितंबर के आखिर या अक्टूबर की शुरुआत में सभा का पहला सत्र आयोजित करने की सोची, लेकिन फिलहाल उस विकल्प पर विचार करना अनुचित माना गया क्योंकि ऐसा कोई कदम कांग्रेस लीग समझौते को पटरी से उतार सकता था। वेवेल ने 20 नवंबर को यह घोषणा की कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को होगी और इसके लिए निर्वाचित सदस्यों को निमंत्रण पत्र प्रेषित किए जाएंगे। मुस्लिम लीग अभी भी संविधान सभा के बहिष्कार पर अड़ी थी। इटली ने अंतिम समय में समझौते का प्रयास किया, लेकिन स्थिति जस के तस बनी रही। दोनों पक्षों के बीच मेल मिलाप की आखिर कोशिश के तौर पर नेहरू, जिन्ना, बलदेव सिंह, सिखों के प्रतिनिधि थे बलदेव सिंह, ने दिसंबर के शुरू में लंदन की उड़ान भरी। बहरहाल सभा ने 9 दिसंबर को जब अपना 3 वर्षीय कार्यभार हाथ में लिया तो उसमें भारत के अन्य सारे समुदायों के प्रतिनिधि तो मौजूद थे, पर 10 करोड़ भारतीय मुसलमानों का एक भी प्रतिनिधि शामिल नहीं था। पहले दिन संविधान सभा में जिस सपने के आधार पर नए भारत के निर्माण का प्रयास किया जा रहा था वह अब लगभग मर चुका था, क्योंकि भारत की जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा संविधान सभा में शामिल नहीं हो रहा था। इस कारण से जिस आधार पर हम नए भारत का निर्माण करने के सोच रहे थे, प्रयास कर रहे थे, वो मर चुका था, क्योंकि एक बहुत बड़ा समूह संविधान सभा में शामिल नहीं हो रहा था और हमने संविधान सभा का कार्य शुरू कर दिया था। संविधान सभा की बैठक ब्रिटिश सरकार की मर्जी से हो रही थी और सभा के विचार विमर्श में देश का 1/4 हिस्सा भाग नहीं ले रहा था। क्या इस निकाय के पास अपनी कोई सत्ता या ऐसा अधिकार था जिससे वह अपना कह सके? क्या पूरे भारत की नुमाइंदगी कर सकता था? क्या इसे संप्रभु कहा जा सकता था? गांधी की दृष्टि में यह निकाय किसी भी दृष्टि से संप्रभु नहीं था। कौन सा निकाय? संविधान सभा जो बैठी है ब्रिटिश सरकार के कहने पर। समझ रहे हो मैं यहाँ पे इतना संवेदनशील मतलब अंदर से क्यों रहा हूँ? बहुत गहरी चीज़ यहाँ पर जानने को मिल रही है। यदि आप पूरे गौर लगा के ध्यान सुनोगे ना तो आपको उसमें समझ में आएगा कि वास्तव में इतना गहराई से और मैं इतना धीरे से क्यों बोल रहा हूँ। पीछे कारण है, समझने का प्रयास कीजिए। किस प्रकार संविधान निर्माण हुआ, क्यों ये सब बातें बोली जा रही है? क्या इस समय पर संप्रभु कहा जा सकता था जिस समय संविधान सभा की बैठक हुई पहली बार ब्रिटेन के कहने पर? क्योंकि दूसरों के द्वारा बनाए गए निकाय को संप्रभु कहना व्यर्थ की बात है। जिस संगठन का निर्माण ही दूसरे ने किया हो और उसमें हम शामिल हो, फिर हम कहें कि ये संविधान, ये संगठन जो है वो संप्रभु है, कोई भी निर्णय लेने के लिए नहीं कह सकते भाई। जिसने उस संगठन का निर्माण किया है, जिसके आधार पर वो चल रहा है, वो उसी के इशारे पर काम करेगा, न कि हमारे इशारे पर। संप्रभु नहीं हो सकता। संप्रभु तो तब होगा कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन, जब वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वयं स्वतंत्र हो, उसके ऊपर किसी प्रकार का बाहरी दबाव नहीं हो, तब वो स्वतंत्र कहा जाएगा। लेकिन इसके बावजूद गांधी का मानना था कि इस कार्य की सफलता के लिए सभा के सभी दलों को एक साथ मिलकर प्रयास करना चाहिए। मौलाना आज़ाद, नेहरू और राजेंद्र प्रसाद को सभा को संप्रभु मानते थे। उन्हें सभा की दूसरी बैठक के समय अध्यक्ष चुना गया था। दूसरी बैठक में इनको अध्यक्ष चुना गया था। उनकी दलील थी कि सभा के प्राधिकार का उत्स भारत की जनता में निहित है। यह अलग बात है कि सभा की गतिविधियों में कैबिनेट मिशन की कई बंदिशें उन्हें खलती थी। कई शर्तें जो कैबिनेट मिशन ने रखी थी वो उनको खल रही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मजबूरी में उनको उन शर्तों को उस समय मानना पड़ रहा था। सभा ने जब प्राधिकार हाथों में लेकर स्व नियंत्रण की ओर कदम बढ़ाए और नियम बनाने शुरू किए तो उसने एक तरह से सारे सवालों के जवाब देने का प्रयास किया। सभा को तब तक भंग नहीं किया जाएगा जब तक इसके 2/3 सदस्य इस आशय का प्रस्ताव नहीं लाते कि यह सभा जनता की ही थी। सभा को जब तक भंग नहीं किया जाएगा तब तक इसके 2/3 सदस्य इस बात का प्रस्ताव नहीं ले आते कि ये जो सभा है वो जनता की ही थी। नेहरू ने कहा भी था कि ब्रिटेन इस सभा को अब केवल ताकत के दम पर ही भंग कर सकता है। नेहरू का कहना था कि हम अभी मुश्किलों के दौर से गुजर कर आए हैं।
और सच्ची आज़ादी के लिए हमें एक बार फिर ऐसे ही एक दौर के लिए तैयार रहना होगा। दिसंबर के पूरे महीने नेहरू तथा सभा के अन्य नेता यह उम्मीद लगा रहे कि शायद लीग अपने सदस्यों में सभा में शामिल होने के लिए कहेगी। मुस्लिम लीग अपने सदस्यों को संविधान सभा में शामिल होने के लिए कहेगी। नेहरू और उनके नेता ये कयास लगा रहे थे, ये सोच रहे थे कि ऐसा होगा शायद। इसको दृष्टि में रखकर कांग्रेस सभा के बाहर और भीतर अपनी नीतियों को बदलती रही, स्थगित करती रही, लेकिन यह उम्मीद निष्फल रही और तमाम कोशिशें विफल हो गई। सभा की दूसरी बैठक यानी कि जनवरी 1947 के आखिरी तक यह लगभग साफ हो चुका था कि मुस्लिम लीग अब कभी भी संविधान सभा में शामिल नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद सब अपना काम करती रही। वह मौलिक अधिकारों और संघीय ढांचे का प्रारूप तैयार करने तथा रियासतों के साथ वार्तालाप के लिए समितियों का गठन करने जैसे शुरुआती कार्यों में जुटी रही। अप्रैल के आखिरी में जब सभा की तीसरी बैठक हुई तो विभाजन का मुद्दा हवा में तैर रहा था। इस वजह से संघीय प्रावधानों से संबंधित बहस को स्थगित कर दिया गया, लेकिन मई के पूरे महीने में संविधान सभा की विभिन्न समितियां कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत तय किए गए कार्यों के पिछले 6 महीनों की तरह इस संविधान सभा की गतिविधियां स्थगित थी। 3 जून 1947 फैसले की घड़ी थी। मार्च में नियुक्त किए गए नए वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने उद्घोषणा जारी की कि 15 अगस्त को इंग्लैंड भारतीय उपमहाद्वीप में 2 स्वतंत्र राज्यों भारत और पाकिस्तान के निर्माण को अपनी स्वीकृति देगा। माउंटबेटन ने घोषणा कर दी कि इंग्लैंड 15 अगस्त को भारतीय उपमहाद्वीप को 2 स्वतंत्र राज्यों में बांटने की घोषणा करेगा, निर्णय देगा। भारत का विभाजन हो रहा है यहाँ पे। भारत तथा जिन्ना की सदारत में मुसलमानों की आधी से ज़्यादा आबादी के रास्ते अलग हो गए। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 15 अगस्त 1947 को लागू कर दिया गया और इसी के साथ संविधान सभा को वह कानूनी हैसियत प्राप्त हो गई जिस पर सभा अपनी शुरुआत से ही दावेदारी करती आ रही थी। कौन सी दावेदारी? कि भारतीय जनता अपना स्वयं का संविधान स्वयं निर्मित करेगी, अपना भविष्य खुद तय करेगी, अपना स्व का निर्माण स्वयं करेगी। ये दावेदारी जो कांग्रेस भारतीय जनता शुरू में ठोक रही थी, वो दावेदारी इस 15 अगस्त 1947 के अधिनियम के साथ उसको प्राप्त हो गई। कैबिनेट मिशन योजना इतिहास की बात हो गई और संविधान सभा स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना में जुट गई। भारत एक सूक्ष्म चित्र, सभा यानी कि संविधान सभा, कांग्रेस और देश, इन तीनों चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा अध्ययन करेंगे, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। संविधान सभा की हैसियत एक दलीय देश में एक दलीय निकाय की थी। संविधान सभा को कांग्रेस तथा कांग्रेस को भारत का पर्याय माना जा सकता था। संविधान सभा को कांग्रेस या फिर कांग्रेस को भारत का पर्याय माना जा सकता था। इसमें एक तीसरा बिंदु सरकार अर्थात प्रांत और केंद्र की निर्वाचित सरकार का था, जिसे मिलाकर एक घनिष्ठ त्रिकोण बन जाता था। असल में कांग्रेस ही सरकार भी थी। सभा, कांग्रेस तथा सरकार त्रिकोण की 3 रेखाओं की तरह थे। कहने को तो तीनों अलग अलग इकाइयाँ थी, परंतु सदस्यों की परस्पर व्याप्ति के कारण तीनों एकाकार हो गई थी, यानी कि तीनों एक ही थी, क्योंकि तीनों जो मेंबर थे वो एक ही संगठन से थे, कांग्रेस से। भारत के भौगोलिक दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण समागम था। अन्य देशों में राजनीति की एकास्मिक प्रणालियों के चरित्र को देखते हुए लोग यह मानकर चल रहे थे कि भारत में व्यापक जनाधार वाला कोई भी दल सख्त और संकीर्ण रवैये का परिचय देगा और उसका शक्तिशाली नेतृत्व असहमति को दबाने की नीति अपनाएगा। अपनी नीति और निर्णय की प्रक्रिया को चंद हाथों में सीमित रखेगा, लेकिन भारत में स्थिति इसके विपरीत थी। उसमें सोच रहे थे लोग कि भारत में जो सरकार बनेगी
जिसका प्रतिनिधित्व होगा वो एकाधिकार वाला हो जाएगा या फिर वो निरंकुश हो जाएगा, वो जो करेगा वो ही होगा। लेकिन स्थिति इसके विपरीत थी भारत में। कांग्रेस के सदस्यों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचारधारा प्रतिक्रियावाद से लेकर क्रांतिकारिता तक व्याप्त थी। उसके सदस्य अपने दृष्टिकोण को संविधान सभा के भीतर और बाहर व्यक्त करने में कुछ भी संकोच नहीं करते थे। सभा में सक्रिय नेताओं ने कांग्रेस और केंद्र सरकार के भीतर पहले भी इस प्रकार की भूमिकाएं निभाई थी। उन्हें राष्ट्रीय नायकों की तरह देखा जाता था। किसको? कांग्रेस के सदस्यों। उनके पास असीमित सत्ता थी, लेकिन सभा में निर्णय प्रक्रिया को पूरी तरह लोकतांत्रिक रखा गया था। संविधान सभा के जो भी मेंबर है वो स्वतंत्र रूप से अपने विचार रख सकते हैं। जैसे कि डेमोक्रेसी में सबको बोलने का अधिकार होता है, उसी प्रकार से संविधान सभा में हर एक मेंबर को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार था। इस अर्थ में भारतीय संविधान सभा चंद लोगों की जरूरतों के बजाय व्यापक समूह की इच्छाओं को अभिव्यक्त करता है। दिसंबर 1945 में प्रांतीय विधायिकाओं के चुनाव और विभाजन के कारण संविधान सभा में कांग्रेस का बहुमत प्रबल हो गया। संविधान सभा में सीटों की संख्या और लोकप्रियता की दावेदारी आगामी वार्ताओं की दृष्टि से बहुत अहम हो गई थी। इसलिए 1945 के चुनाव प्रचार में कांग्रेस और लीग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। चुनाव में थोड़ी लाइट चली गई थी इसलिए अंधेरा हो गया था। ठीक है, चालू करते हैं। चुनाव में लीग देश के सभी प्रांतों की अधिकांश मुस्लिम सीटें तथा कुछ राज्यों की सभी मुस्लिम सीटें जीतने में सफल रही। प्रांतीय सभाओं की कुल 1585 सीटों में से कांग्रेस को 925 अथवा 58% सीटें प्राप्त हुई, लेकिन गैर मुस्लिम चुनावी क्षेत्रों में से 85% सीटों पर विजय प्राप्त हुई। कैबिनेट मिशन योजना में अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया था। इसका नतीजा यह हुआ कि संविधान सभा में प्रांतीय विधायिकाओं की झलक प्रतिबिंबित होने लगी। इस प्रकार संविधान सभा के जुलाई 1946 में होने वाले चुनाव में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों में 7 को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर कब्जा कर लिया। कांग्रेस के प्रत्याशियों को सामान्य चुनाव क्षेत्रों की 212 सीटों में सिख और मुसलमानों को छोड़कर बाकी सभी समुदाय में 203 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसके अलावा प्रांतीय विधायिकाओं में कांग्रेस की ओर से 4 मुसलमान और 1 सिख प्रतिनिधि निर्वाचित किया गया। इस तरह 16 मई की योजना के तहत प्रांतों के लिए निर्धारित कुल 296 सीटों से कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई। यानी जो राज्य थे उनमें से 296 सीटें थी कुल, उसमें से 208 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई। इनमें से 16 सीटें छोटे छोटे समूह में बंट गई। इस प्रकार कांग्रेस को पहले ही 69% बहुमत प्राप्त हुआ। विभाजन के बाद जब सभा में लीग के प्रतिनिधियों की संख्या केवल 28 रह गई तो कांग्रेस का बहुमत उछलकर 82% पर पहुंच गया। कांग्रेस के पास संख्या बल के अलावा वरिष्ठ और सम्मानित सदस्यों की भी एक कतार थी। सभा में कांग्रेस के पास 6 भूतपूर्व या वर्तमान अध्यक्ष तथा प्रांतों के कार्यकारिणी सभाओं के 14 अध्यक्ष थे। 1949 में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के 18 सदस्यों में से 14 सभा में सक्रिय थे। इन दिग्गजों में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे 4 सदस्य पार्टी के प्रमुख रह चुके थे। हालांकि जुलाई 1946 में हुए चुनाव के बाद कांग्रेस सभा में सर्वेसर्वा की स्थिति में आ गई थी, लेकिन पार्टी की नीति के तहत कांग्रेस अपने सभा सदस्यों को देश के प्रतिनिधियों के तौर पर देखती थी। इसका श्रेय कांग्रेस के उस अलिखित और निर्विवादित सोच को जाता है जिसके अंतर्गत कांग्रेस सामाजिक और वैचारिक विविधताओं पर खास जोर देती थी। इसके पीछे एक सुचिंतित नीति यह भी थी कि सभा में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों और मतमतांतरों को भी जगह मिलनी चाहिए। चुनाव की प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6ठे शेड्यूल में निर्धारित सीमित मताधिकार पर आधारित थी, जिसमें मताधिकार को कर, संपत्ति तथा शैक्षिक योग्यता जैसी शर्तों से बांधा गया था। इस तरह किसानों की एक बड़ी संख्या, अधिकांश दुकानदार, छोटे मोटे व्यापारी, जनता का एक विशाल वर्ग मत अधिकार से वंचित कर दिया गया, क्योंकि संविधान सभा के प्रतिनिधियों को मत देने का अधिकार उन्हीं लोगों को था जो टैक्स देते थे, जिनके पास में संपत्ति थी,
जिनके पास में अच्छी शैक्षिक योग्यता थी उन्हीं को मत देने का अधिकार था। इस प्रकार से बहुत से लोग संविधान सभा के सदस्यों को चुनने के अधिकार से बाहर हो गए। चुनाव की इस प्रक्रिया के सहारे सभा को प्रतिनिधि निकाय का रूप नहीं दिया जा सकता था। 1946 की शुरुआत में जब प्रांतीय विधायिकाओं के चुनाव हुए तो प्रांतों की एक वयस्क आबादी में केवल 28.5% लोगों के पास ही वोट डालने का अधिकार था। लेकिन कांग्रेस और उसके प्रत्याशियों के वैचारिक खुलेपन के कारण विधायिकाओं में निर्वाचित होने वाले सदस्य मतदाताओं के भिन्न भिन्न रुझानों और मतों के अलावा उन लोगों का भी ख्याल रखते थे जिन्हें वोट का अधिकार नहीं दिया गया था। कांग्रेस के नेता इस समझ को काफ़ी पहले अपना चुके थे कि पार्टी को पूरे देश की नुमाइंदगी करनी चाहिए, पूरे देश का नेतृत्व करना चाहिए। नेहरू ने 1939 में लिखा था कि कांग्रेस में कई तरह के समूह हैं, उनकी सोच समझ और दृष्टिकोण भी एक दूसरे से अलग है। अगर कांग्रेस पूरे देश का प्रतिनिधित्व करना चाहती है तो उसके लिए यह एक स्वाभाविक और अपरिहार्य स्थिति है। युद्ध काल के दौरान कांग्रेस का जनाधार और व्यापक हुआ। इसका कारण यह था कि कांग्रेस अब एक राष्ट्रीय मोर्चे का रूप लेती जा रही थी। राष्ट्रीय आंदोलन के संगठनकर्ता के तौर पर उसका काम अलग थलग पड़े तत्वों को एक मंच पर लाना था। अगर वह इस स्थिति को युद्ध के बाद भी बनाए रखना चाहती थी तो उसे नई ऊर्जा से लैस और योग्य व्यक्तियों के लिए जमीन तैयार करने की जिम्मेदारी उठानी थी। कांग्रेस की चुनाव समितियों ने 1945 के वसंत में इस योजना पर काम करना शुरू किया। इस बात की जिम्मेदारी मुख्यतः कांग्रेस की प्रांतीय इकाइयों को दी गई। इस तरह जब कांग्रेस की प्रांतीय इकाइयों ने विधायिकाओं के लिए प्रत्याशी तय करने का दायित्व हाथ में लिया तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा गठित केंद्रीय चुनाव समिति ने उससे खास दखलंदाजी नहीं की। प्रत्याशियों के लिए एक प्राथमिक योग्यता यह रखी गई थी कि उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी की हो। उन्होंने इस शर्त के कारण प्रत्याशियों की एक मजबूत पंक्ति सामने आई। इन प्रत्याशियों का सोच और नज़रिया एक दूसरे से काफ़ी अलग था। इसके पीछे दो कारण थे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि कांग्रेस हमेशा विविधता को महत्व देती थी और प्रत्याशियों की इस योग्यता और रुझान से यह विविधता किसी तरह के खतरे में नहीं पड़ती थी। दूसरे, प्रत्याशियों के चयन में केंद्रीय दिशा निर्देश की दखलंदाजी न होने से वैचारिक एकरूपता संभव ही नहीं थी। प्रांतीय विधायकों द्वारा संविधान सभा के सदस्य चुने जाने के वक्त भी कांग्रेस आला कमान ने इसी नीति पर अमल किया कि प्रांतीय मशीनरी को अपनी पसंद के सदस्य चुनने का पूरा अवसर दिया जाए। विधायिकाओं में पहले से ही अलग अलग पृष्ठभूमि के सदस्य पहुंचते रहे थे। कांग्रेस की उदार सोच के कारण इस विविधता को और प्रोत्साहन मिला। केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों के बंटवारे तथा प्रांतों के अधिकारों का निर्धारण संविधान सभा के अधिकार क्षेत्र में था। इसलिए कांग्रेस की प्रत्येक प्रांतीय समिति ने यह निश्चित किया कि उसके प्रतिनिधि मंडल या जहाँ तक संभव हो उसके स्वतंत्र सदस्य प्रांत के हितों को वार्ता की मेज पर पूरी सामर्थ्य से उठाए। इस समझ और सावधानी के कारण एक और बहस की सार्थकता में वृद्धि हुई तो दूसरी ओर संविधान के संघीय प्रावधानों में भी स्थायित्व आया। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रांतीय इकाइयों की स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए अपने पास एक नीतिगत हस्तक्षेप की गुंजाइश जरूर रखी। इसके तहत उसने यह सुनिश्चित किया कि संविधान सभा में विलक्षण प्रतिभाओं और अल्पसंख्यक समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा में केवल मुसलमानों और सिखों के लिए ही अलग से सीट देने का प्रावधान किया गया था। इन दोनों के लिए, मुसलमानों और सिखों के लिए ही अलग से सीट देने का प्रावधान किया गया था कैबिनेट मिशन योजना में। उसमें अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। यह पहल कांग्रेस के आलाकमान ने की और उसने सामान्य श्रेणी के अंतर्गत पारसी, एंग्लो इंडियन, भारत के ईसाइयों, अनुसूचित जाति जनजातियों के सदस्यों, यहाँ तक कि महिला को भी संविधान सभा में जगह दी। संविधान सभा के चुनाव 11 से 22 जुलाई 1946 के बीच होने थे। इसके मद्देनजर प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति महीने की शुरुआत से प्रांतीय इकाइयों को सूचना निर्देश जारी करने लगी थी। इस संबंध में मुख्य निर्देश 6 जुलाई को जारी किया गया, जिसमें कुछ निश्चित प्रत्याशियों को निर्वाचित करने की अनुशंसा की गई थी। मसलन निर्देश में कहा गया था कि संयुक्त प्रांतीय इकाइयों को नेहरू, पंडित, पंत,
आचार्य कृपलानी, सर तेज बहादुर सप्रू, एच.एन. कुंजरू के नामों पर विचार करना चाहिए। इसी प्रकार बिहार की इकाई की अन्य लोगों के अलावा सरजोनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण का मनोनयन करने के लिए कहा गया। इस क्रम में मद्रास विधायिका के लिए पट्टाभी सीतारामैया, राजगोपालाचारी, ए.के. अय्यर, एन.जी. आयंगर, के. संतानम तथा बी. शिवा राव को नामित किए जाने के निर्देश किए गए थे। कार्यकारिणी समिति की अनुशंसा में यह भी कहा गया था कि मद्रास की प्रांतीय समिति 2 तथा बिहार की इकाई 1 ईसाई प्रतिनिधि का मनोनयन करे। बिहार, उड़ीसा, असम की इकाइयों को कम से कम 1 आदिवासी प्रतिनिधि नामित करने के लिए कहा गया। प्रत्येक प्रांत को यह निर्देश भी दिया गया कि वह अनुसूचित जातियों के सदस्यों का चयन स्थानीय विधायिका में उस जाति के सदस्यों की संख्या के आधार पर करे। प्रांतों को महिला नेत्रियों जैसी श्रीमती हंसा मेहता, राजकुमारी अमृता कौर आदि, आपको बता दूं संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। ठीक है, आगे नाम आ सकते हैं, बाकी मैं पूरे नाम आपको बता दूंगा, यहाँ पर आवश्यकता होगी तब। आदि को दोबारा नामित करने की अनुशंसा की गई थी। चूंकि अधिकांश प्रांतों में कांग्रेस का बहुमत लिया आला कमान का द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशियों का विधायिका में चुना जाना निश्चित था। इस प्रकार के कुछ नामों को छोड़कर प्रांतों की कांग्रेस समितियों को अपनी मर्जी के प्रत्याशी चुनने का पूरा अधिकार था। और सच भी है कि विधायिका के प्रत्याशियों के रूप में प्रांतीय समितियों का काम केवल तयशुदा नामों पर मोहर लगाना नहीं था। उदाहरण के लिए बिहार में राजेंद्र प्रसाद स्वयं प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष और चयन समिति के मुखिया थे, लेकिन वहां समिति द्वारा सुझाए गए कई नामों को विधायिका के लिए निर्वाचित नहीं किया गया। इसी प्रकार संयुक्त प्रांत में पंडित पंत न केवल प्रधानमंत्री थे बल्कि प्रांतीय इकाई तथा चयन समिति के भी अध्यक्ष थे, लेकिन वहां भी कांग्रेस की प्रांतीय समिति ने सभा के चुनाव में 156 प्रत्याशियों को नामित किया, जबकि प्रांत में सामान्य सीटों की संख्या मात्र 47 ही थी। कार्यकारी समिति ने जिन प्रत्याशियों की अनुशंसा की थी उनमें नेहरू, पंडित पंत, राजगोपालाचारी जैसे दिग्गज नेताओं के नाम शामिल थे। उल्लेखनीय है कि इनमें 1 दर्जन से ज़्यादा नाम ऐसे थे जो कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे, लेकिन समिति ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि ऐसे प्रत्याशी सभा में जरूर पहुंचे ताकि संविधान सभा उनकी प्रशासनिक, कानूनी, संवैधानिक योग्यता और अनुभव का लाभ भरपूर उठा सके। इन प्रत्याशियों में ए.के. अय्यर, एच.एन. कुंजरू, एन.जी. आयंगर, डॉक्टर अंबेडकर, के. संतानम, एम.आर. जयकर, सच्चिदानंद सिन्हा तथा कांग्रेस के शिविर से दूर जा चुके के. मुंशी जैसे लोग शामिल थे। मंजे हुए राजनीतिज्ञ तथा लिबरल पार्टी के सदस्य तेज बहादुर सप्रू बीमारी के कारण निर्वाचन की प्रक्रिया से अलग रहे, परंतु इसके बावजूद सभा के कार्यकलापों पर उनका प्रभाव किसी न किसी रूप में बखूबी कायम रहा। ठीक है मित्रों, तो ये आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आगे की जो भी जानकारी है, जो भी नोट्स है, किताब है, उसका हम अध्ययन करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ, किस प्रकार से संविधान सभा ने काम किया। ठीक है मित्रों, इसके लिए मुझे सिर्फ आपके सहयोग की आवश्यकता है और सहयोग सिर्फ इतना सा है, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स करके अपना उचित सुझाव मुझे ज़रूर दीजिए। ठीक है, तो समाप्त करते हैं आज के वीडियो को इसी जानकारी के साथ में और फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।